नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। इसका नाम है CSS फन ट्रिक्स। इसमें हम टॉपिक्स की कंसेप्चुअल क्लैरिटी और उसके साथ साथ उसको याद रखने के लिए न्यूमोनिक्स टेक्निक्स पर काम करते हैं, जिससे उस टॉपिक को हम लंबे टाइम तक याद रख सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट लियन? 1. लियन इज द टाइटल ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट टू होल्ड अ पोस्ट ऑन रेगुलर बेसिस. 2. Lien is not available for tenure post. 3rd, if the number of persons so entitled is more than the post available in that grade, the junior most in the grade could be reverted to the lower grade. Options are A 1, 2 and 3, B 3 only, C 2 and 3 only, and D 1 and 3 only. तो चलिए देखते हैं। पहला है, लियन इज द टाइटल ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट टू होल्ड द पोस्ट ऑन रेगुलर बेसिस। बिल्कुल ठीक बात है कि जो गवर्नमेंट सर्वेंट अपॉइंट होता है तो वो किसी पोस्ट के अगेंस्ट में अपॉइंट होता है और उसको सारे राइट्स मिलते हैं। सेकंड है, लीन इज नॉट अवेलेबल फॉर टेन्योर पोस्ट। ये सही नहीं है, क्योंकि कोई भी पोस्ट होगी उसके अगेंस्ट में लीन तो मिलेगा, तभी तो उसको पे मिल रहा है, एक पे बैंड के अंदर उसको पर्क्स मिल रहे हैं। तो ये चीज़ तभी पॉसिबल है जब उसके पास लीन का राइट होगा। तो सेकंड इज रॉन्ग। थर्ड, इफ द नंबर ऑफ पर्सन सो एंटाइटल्ड इज मोर देन द पोस्ट अवेलेबल इन दैट ग्रेड। एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक अंडर सेक्रेटरी है, वो किसी और ऑफिस में चला जाता है या वो टेक्निकल रेजिग्नेशन देकर चला जाता है। टेक्निकल रेजिग्नेशन का मतलब होता है कि उसके पास अपनी लेन को अवेल करने के लिए 2 साल का राइट होता है, यानी कि 2 साल के अंदर वो वापस अपनी पुरानी पोस्ट पर लौट के आ सकता है अगर उसका मन है तो जब उसने टेक्निकल रेजिग्नेशन देकर कहीं और ज्वाइन किया तो उस वहाँ पर एक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी अंडर सेक्रेटरी ग्रेड में। उस वैकेंसी को फिल करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो सेक्शन ऑफिसर को प्रमोट कर देगा अंडर सेक्रेटरी ग्रेड में। बट 1 साल बाद उस अंडर सेक्रेटरी को लगा दूसरे ऑफिस में कि नहीं, मुझे यहाँ पे काम नहीं करना, मुझे अपनी प्रीवियस पोस्ट में जाना है। अगर वो लौट कर आता है, अपनी लीन को एक्सरसाइज करता है, तो नंबर ऑफ पर्सन्स विल बी मोर देन द नंबर ऑफ वैकेंसीज, क्योंकि वो वैकेंसी तो ऑलरेडी फिल हो चुकी थी। तो इस सिचुएशन में जो सबसे जूनियर मोस्ट होगा अंडर सेक्रेटरी, उसको वापस सेक्शन ऑफिसर ग्रेड में रिवर्ट कर दिया जाएगा और जो अंडर सेक्रेटरी बाहर से आया है उसको अपनी लीन को एक्सरसाइज करने का राइट दिया जाएगा। तो आंसर है D 1 and 3 ओनली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लीन कैन बी रिटेन इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस? 1 ऑन फॉरेन सर्विस, 2 ड्यूरिंग ज्वाइनिंग टाइम, 3 ऑफिशिएटिंग इन अनदर पोस्ट, एंड 4 ट्रांसफर टू लोअर पे पोस्ट। ऑप्शंस आर A 1, 2, 3 and 4, B 3 and 4, C 2 and 3, and D 1 and 3 ओनली। तो देखते हैं लीन का राइट कब कब रिटेन कर सकता है। पहले ऑन फॉरेन सर्विस, हाँ फॉरेन सर्विस पे भी होगा तब भी उसका लीन का राइट तो है ही, वो कहीं भी सर्विस करे, बट उसने वो अपॉइंट हुआ है तो उसको राइट तो मिलना ही है। सेकंड, ड्यूरिंग ज्वाइनिंग टाइम तो गवर्नमेंट सर्वेंट है तो गवर्नमेंट सर्विस के लिए कर रहा है, जब उसका ट्रांसफर हो रहा है या किसी रीजन से तो उसको मिलेगा ही। तीसरा है ऑफिशिएटिंग इन अनदर पोस्ट, अगर वो किसी और पोस्ट को ऑफिशिएट करता है तब भी उसका लीन का राइट तो सुरक्षित रहेगा, जैसे हमने पिछले एग्जाम्पल में डिस्कस किया था। फोर्थ, ट्रांसफर टू लोअर पे पोस्ट, अगर उसको लोअर पे पर ट्रांसफर भी कर दिया तब भी उसका लीन का राइट रहेगा। तो ये सारे सही हैं, तो आंसर हो जाएगा A। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लीन कैन नॉट बी रिटेन इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। अब ये वो केसेस की बात हो रही है कि लीन को जब रिटेन नहीं कर सकते। 1 इमीडिएट एब्जॉर्प्शन टू अनदर पोस्ट आउटसाइड हिज सर्विस, यानी उसको उसकी सर्विस से बाहर एब्जॉर्ब कर लिया जाता है इमीडिएटली, तो बिल्कुल ठीक है। इस केस में वो लीन का राइट उसका खत्म हो जाएगा, फोरफिट हो जाएगा। सेकंड, डेपुटेशन पीरियड और फॉरेन सर्विस पीरियड हैज एक्सीडेड द मैक्सिमम एडमिसिबल लिमिट। सपोज फॉरेन सर्विस के लिए उसको भेजा गया था 3 साल के लिए, बट वो 3 साल के बाद भी लौट कर नहीं आ रहा, तो वो अपने लीन का राइट को खो देगा। तो ये दोनों ही सही है, तो आंसर हो जाएगा C बोथ। अब यहाँ पर ये देखना है कि इसको याद कैसे रखना है। तो याद रखने के लिए हम याद रखेंगे IAF यानी इंडियन एयरफोर्स। अगर लीन के राइट की बात होगी कि जब कब नहीं रिटेन कर पाएगा, जब IAF यानी इंडियन एयरफोर्स इन्वॉल्व हो जाएगी। तो IAF का मतलब IA स्टैंड्स फॉर इमीडिएट एब्जॉर्प्शन और F फॉर फॉरेन सर्विस। तो याद रखना कि जब इंडियन एयरफोर्स आ जाएगी तो उसका लीन का राइट खत्म हो जाएगा। तो इस केस में ये 2 केसेस हैं जब उसको राइट नहीं रिटेन कर पाएगा, बाकी अदर केसेस में अपने लीन का राइट को रिटेन कर पाएगा। Question number 4. In which of the following cases provision is not required? 1 on deputation, 2 tenure post, 3 re-employment after superannuation, and 4 promotion from one grade to another grade within same group. So options are A 1, 2, 3 and 4, B 1, 3 and 4, C 2 and 3 and 4, and D 1, 2 and 3 only. तो यहाँ पर देखते हैं ऑन डेपुटेशन
अगर डेपुटेशन पे जाते हैं तो उसके लिए किसी प्रोबेशन की ज़रूरत नहीं होती है। टेन्योर पोस्ट के लिए भी 5 साल, 3 साल, 2 साल ये तो टेन्योर होता है, इसमें भी प्रोबेशन रखेंगे तो कैसे चलेगा। और दूसरी बात, टेन्योर पोस्ट पे जो लोग जाते हैं जैसे कैग में या इलेक्शन कमीशन में, ये लोग पहले से ही इनको असेस कर रखा होता है, ये डिफरेंट सर्विसेज से आते हैं, इनका कोई ओपन रिक्रूटमेंट नहीं होता है, तो ये अपने फील्ड के टॉपर्स होते हैं, तो ऑलरेडी इनको किसी डेपुटेशन की ज़रूरत नहीं होती है। तीसरा, री एम्प्लॉयमेंट आफ्टर सुपर एनुएशन। सुपर एनुएशन हो चुका है, उसके बाद वो री एम्प्लॉयड होता है, तो उसका पहली सर्विस में क्योंकि हो चुका था प्रोबेशन, तो इसमें उसको ज़रूरत नहीं है। फोर्थ, प्रमोशन फ्रॉम वन ग्रेड टू अनदर ग्रेड विद इन सेम ग्रुप। अगर सेम ग्रुप ऑफ सर्विस के अंदर उसको एक ग्रेड से दूसरी ग्रेड में प्रमोशन होता है तो उसको प्रोबेशन की जरूरत नहीं होगी। जैसे एक अंडर सेक्रेटरी डिप्टी सेक्रेटरी बनता है तो उस केस में ज़रूरत नहीं होगी। तो इस तरह से चारों ही आंसर सही हैं। तो आंसर है ए 1, 2, 3 एंड 4। अब देख लेते हैं कि इन्हें याद कैसे रखना है, कौन से डेपुटेशन में कौन से प्रोबेशन वाले केसेस हैं और कौन से विदाउट प्रोबेशन वाले केसेस हैं। तो प्रोबेशन जब रिक्वायर्ड नहीं होता वो 7 केसेस होते हैं। डेपुटेशन, टेन्योर पोस्ट, कॉन्ट्रैक्ट अपॉइंटमेंट, परमानेंट ट्रांसफर, री एम्प्लॉयमेंट आफ्टर सुपरएनुएशन, एब्जॉर्प्शन, प्रमोशन फ्रॉम वन ग्रेड टू अनदर विद इन सेम ग्रुप। अब इसको याद कैसे रखेंगे कि नो प्रोबेशन यानी कौन कौन से केसेस होते हैं जिनमें हमें प्रोबेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो हम एक कहानी याद करते हैं। एक लड़की है, उसका नाम है दीप्ति। वो लड़की बहुत अच्छा काम करती है अपनी सर्विस में और एक दिन वो सुपर एनुएट हो गई, यानी इसकी सर्विस ख़त्म हो गई। लेकिन मैनेजमेंट को लगा कि इसको सर्विस पे लाना चाहिए, बट जिस ग्रुप में वो सर्विस करती थी उस ग्रुप में वैकेंसीज अवेलेबल नहीं थी। बट दीप्ति इतनी एफिशिएंट है कि उन्होंने कहा कोई बात नहीं, इसको प्रमोट करके इसी ग्रुप में, इसको सेम ग्रुप में प्रमोट करके इसको रख लो। बट प्रमोट करने के बाद प्रॉब्लम ये हो रही थी, वहाँ पे वैकेंसीज नहीं थी, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, इसको एब्जॉर्ब करो और इसको ट्रांसफ़र कर देते हैं कहीं और, बट डिपार्टमेंट से जिसे जाने नहीं देना है, तो उसको ट्रांसफ़र कर दिया। तो इस कहानी को याद करते हैं। दीप्ति को सुपर एनुएशन के बाद सेम ग्रुप में प्रमोट करके एब्जॉर्ब कर लिया और परमानेंट ट्रांसफ़र कर दिया। अब इसे डिकोड करते हैं। दीप्ति में 2 आते हैं, इसकी स्पेलिंग है DEP TE। DEP है डेपुटेशन, TE है टेन्योर पोस्ट, CO है कॉन्ट्रैक्ट अपॉइंटमेंट, सुपर एनुएशन है री एम्प्लॉयमेंट आफ्टर सुपर एनुएशन के बाद सेम ग्रुप में प्रमोट हो गया आपका 7th पॉइंट, प्रमोशन फ्रॉम वन ग्रेड टू अनदर विद इन सेम ग्रुप करके एब्जॉर्ब कर लिया, एब्जॉर्ब यानी 6 पॉइंट हो गया, और परमानेंट ट्रांसफ़र कर दिया, 4th पॉइंट, परमानेंट ट्रांसफ़र कर दिया। तो ये कहानी हमें बताती है कौन कौन से केसेस में हमें प्रोबेशन वाले केस अप्लाई नहीं होगा। तो दीप्ति को सुपर एनुएशन के बाद सेम ग्रुप में प्रमोट करके एब्जॉर्ब कर लिया और परमानेंट ट्रांसफ़र कर दिया। इसके अलावा जो केसेस बचते हैं उन केसेस में प्रोबेशन चाहिए होगा। अब कौन कौन से केस हैं? एक तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, दूसरा है प्रमोशन फ्रॉम वन ग्रुप टू अनदर। अब पहले वाले में क्या था? वन ग्रेड टू अनदर विद इन सेम ग्रुप, यानी सेम ग्रुप में आप प्रमोट होते हो तो प्रोबेशन की जरूरत नहीं है। बट आपका ग्रुप चेंज होगा तो आपको प्रोबेशन पे जाना पड़ेगा। जैसे एक अकाउंट ऑफिसर है, उसका यूपीएससी में सिलेक्शन हो जाता है, तो यूपीएससी में वो चला जाता है SDM बन के, तो ग्रुप चेंज हो गया, अब उसको फिर से प्रोबेशन पे जाना पड़ेगा। और तीसरा री एम्प्लॉयमेंट बिफोर सुपर एनुएशन। इसमें क्या याद रखना है कि हमने री एम्प्लॉयमेंट जब आफ्टर सुपर एनुएशन था तब तो उसको हमने बोला कि कोई प्रोबेशन की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसने अपनी सर्विस कंप्लीट की है। बट यहाँ पे उसने अपनी सर्विस कंप्लीट नहीं की है, वो सुपर एनुएशन से पहले ही री एम्प्लॉय हो रहा है, तो अब उसने अपनी सर्विस कंप्लीट नहीं की, तो जब वो दूसरी सर्विस में जाएगा तो वहाँ उसको उससे पहले प्रोबेशन क्लियर करना पड़ेगा, उसकी एलिजिबिलिटी फिर से चेक। तो इस तरह से ये प्रोबेशन वाले केसेस का टेक्निक याद रखना आप लोग। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट विल बी द प्रोबेशन पीरियड फॉर अ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू अ पोस्ट विद ग्रेड पे 7600? ऑप्शंस आर A 1 year, B no deputation, C 3 months induction training only, and 4 2 years। तो अगर 7600 ग्रेड पे कोई डायरेक्ट रिक्रूट हो रहा है तो उसको 1 ईयर का डेपुटेशन जाना पड़ता है। तो आंसर है A 1 ईयर का। अब इसको देख लेते हैं। देखो, प्रोबेशन पीरियड फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू अ पोस्ट विद ग्रेड पे 7600 1 ईयर। अब डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू अदर पोस्ट, री एम्प्लॉयमेंट बिफोर सुपरएनुएशन और प्रमोशन फ्रॉम वन ग्रुप टू अनदर, ये 3 केसेस वही हैं जो हमने प्रोबेशन वाले केसेस में देखा था कि किस में ज़रूरत पड़ती है। एक बार देख लेते हैं फिर से। ये नीचे वाले 3 केसेस, प्रोबेशन इज प्रेस्क्राइब्ड फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, प्रमोशन फ्रॉम वन ग्रुप टू अनदर और री एम्प्लॉयमेंट बिफोर सुपरएनुएशन।
यही 3 केसेस हैं। इन तीनों केसेस में आपका 2 ईयर्स होगा, यानी कि नॉर्मल केस में 2 ईयर होगा। बट एक एक्सेप्शनल केसेस है कि अगर आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 7600 गेट पे में होता है तो आपके लिए 1 ईयर का प्रोबेशन प्रिस्क्राइब्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मैक्सिमम टाइम फॉर विच अ प्रोबेशन पीरियड कैन बी एक्सटेंडेड? ऑप्शंस ए अप टू 6 months, बी अप टू 1 year, सी नोट एक्सटेंशन एट ऑल एंड डी अप टू डबल द पीरियड ऑफ प्रोबेशन। तो इसका आंसर है कि प्रोबेशन, अगर कोई एम्प्लॉय अपने प्रोबेशन पीरियड में ये ऐसा परफॉर्म नहीं कर पाता है कि उसको रिटेन किया जाए, कंफर्म किया जाए, बट अपॉइंटिंग अथॉरिटी उसको और चांस देना चाहती है, उसको और फर्दर असेस करना चाहती है, तो उसके प्रोबेशन पीरियड को एक्सटेंड कर दिया जाएगा। बट एक्सटेंड कितना किया जाएगा? मैक्सिमम जितना उसका प्रोबेशन पीरियड था उतना ही और एक्सटेंड कर दिया जाएगा, यानी डबल द पीरियड ऑफ प्रोबेशन। अगर उतने में भी वो परफॉर्म नहीं कर पाता है तो उसको उसकी सर्विसेज को टर्मिनेट कर दिया जाएगा। तो आंसर इज डी, डबल द पीरियड ऑफ प्रोबेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ गवर्नमेंट सर्वेंट सेट gets reward for helping the authorities in getting a criminal arrested, will he have to share the reward money with government? अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है, उसको रिवॉर्ड मिलता है, उसने किसी क्रिमिनल को अरेस्ट करवाया, तो जो पैसा मिला है क्या उसको रिवॉर्ड को शेयर करना पड़ेगा गवर्नमेंट के साथ? आंसर इज नो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ गवर्नमेंट सर्वेंट गेट्स रॉयल्टी ऑन हिज ओन रिटेन बुक, यानी उसने खुद की अपनी बुक लिखी हुई है, उसको उसे रॉयल्टी मिल रही है, विल ही हैव टू शेयर द मनी विद गवर्नमेंट? आंसर इज नो, उसको शेयर करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसकी खुद की लिखी हुई बुक है। नेक्स्ट, इफ अ गवर्नमेंट सर्वेंट पेड फॉर अनदर पार्ट टाइम जॉब विच इज परमिटेड बाय गवर्नमेंट, या वैसे तो गवर्नमेंट सर्वेंट कोई जॉब कर ही नहीं सकता, बट कोई परमिटेड जॉब करता है और उसमें से पेमेंट मिलता है, विल ही हैव टू शेयर द मनी विद गवर्नमेंट? आंसर इज यस। और पिछले 3 क्वेश्चन में हमने ये चीज़ देखी, कभी यस कभी नो, उसको हम याद कैसे रखेंगे? ये सब फी की डेफिनेशन में आते हैं, उसको समझ लेते हैं एक बार। तो फी जो है वो 4 कैटेगरीज में डिवाइड है। पहला, जिसमें विच डू नॉट फॉल अंडर फी और ऑनरेरियम, वो ना तो फी है ना ऑनरेरियम है, उसको वो कर सकता है, ले सकता है, नो परमिशन नीडेड। दूसरा, टेक्निकली अंडर फी है बट एग्जेम्प्टेड फ्रॉम परव्यू ऑफ फी, वैसे टेक्निकल पॉइंट से वो फी है लेकिन उसको एग्जेम्प्ट कर रखा है फी के परव्यू से, तब भी परमिशन की जरूरत नहीं है उसको। तीसरा, अंडर फी वेयर परमिशन इज रिक्वायर्ड, अगर फी है तो परमिशन तो चाहिए, तो जब फी वर्ड आ जाएगा तो परमिशन चाहिए। इसमें 2 कंडीशंस हैं, एक में वो अमाउंट को रिटेन कर सकता है फुल में, दूसरे में अमाउंट को शेयर करेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो थर्ड है जब परमिशन लेगा लेकिन अमाउंट को शेयर नहीं करेगा, और फोर्थ है परमिशन भी लेगा और अमाउंट को शेयर भी करेगा। अब पहले कैटेगरी 1 देखते हैं, जो ना तो फी है ना ऑनरेरिया में। उसमें क्या क्या आते हैं? प्रीमियम फॉर एनी ऐसे कॉन्टेस्ट, या रिवार्ड फॉर एनी सर्विस रेंडर्ड अंडर इनकम टैक्स लॉ। तीसरा है रिवार्ड फॉर अरेस्ट ऑफ द क्रिमिनल, और फोर्थ है सर्विस ऑफ एज इन्फॉर्मर। ये इसमें नो परमिशन रिक्वायर्ड है और फी खुद ही एक्सेप्ट करेगा। अब इसको याद कैसे रखेंगे? तो पहली कैटेगरी वाला है, तो हम जब फी की बात करेंगे तो सबसे पहले हमें उसका इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट करवाएंगे, EIA। ऐसे हम याद रखते हैं कि हम जब फी का स्टार्ट करेंगे तो हम EIA करवाएंगे, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। तो E है ऐसे कॉन्टेस्ट, I है इनकम टैक्स लॉ रिवॉर्ड और इन्फॉर्मर, और ए है अरेस्ट ऑफ द क्रिमिनल। तो फी का पहला कैटेगरी खत्म हो गई। पहली कैटेगरी में जब EIA आया और फी खत्म, इसमें 4 चीज़ें आती हैं और चारों की चारों चीज़ें एग्जेम्प्टेड है, कोई शेयर नहीं करना, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देनी। अब चलते हैं सेकंड कैटेगरी, टेक्निकली फी बट एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ फी। तो एग्जेम्प्ट कर रखी है गवर्नमेंट ने ड्यू टू एनी रीजन, तो उसके लिए परमिशन की जरूरत नहीं है। इसमें क्या आता है? जैसे इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, डिविडेंड्स, प्रॉफिट फ्रॉम शेयर्स, कोई उसने आर्टिस्टिक, लिटरेरी, साइंटिफिक, कल्चरल और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में से इनकम की है, गेम्स वगैरह जीता है, मैन ऑफ द मैच जीता है क्रिकेट मैच में, ऐसी कोई चीज़ है तो इसके लिए परमिशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये अनअर्नड इनकम है, इसके लिए उसने मेहनत नहीं की थी, उसने किसी और एक्टिविटी के थ्रू कमाया है, तो अमाउंट वो फुल रखेगा अपने पास। तो 2 हो गए। अब चलते हैं तीसरे पे। तीसरा काफ़ी लंबा है लेकिन फिर भी हो जाएगा, समझ लेते हैं, थोड़ा ध्यान रखना। पहला है सेल प्रोसीड ऑन रॉयल्टी ऑफ द बुक्स। ठीक है, वो बुक्स का किसी का कंपाइलेशन नहीं होना चाहिए, खुद की ओरिजिनल होनी चाहिए, जो हमारे क्वेश्चन में आया था। दूसरा है इनकम फ्रॉम यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी में वो लेक्चरर है या एग्जामिनी है, कुछ भी है, तो इनकम फ्रॉम यूनिवर्सिटी। चार्टर्ड अकाउंटेंट एसोसिएशन से जुड़ा हुआ है, या ICWA है, या लेक्चर और या फिर एग्जामिनर है वो किसी जगह पर इंस्टीट्यूट में, या उसे DA TA की फॉर्म में फ़ी मिल रही है, या फिर उसको
कोई बुक है जो आर्टिस्टिक है, जो आर्टिकल्स लिखती है, लिटरेरी, आर्टिस्टिक, साइंटिफिक, टेक्निकल, साइंस एंड मैनेजमेंट साइंस, बहुत लंबा हो गया तो इसको याद रखेंगे। लास्ट साइंस मैन, एल से लिटरेरी, ए से आर्टिस्टिक, एस से साइंस, टी से टेक्निकल और साइंस है और मैन से मैनेजमेंट, तो लास्ट साइंस मैन। अब नेक्स्ट है इनकम फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन ऑफ पेटेंट विद परमिशन। उसने पेटेंट कराया परमिशन के साथ, परमिशन ली गवर्नमेंट से, उसका पेटेंट कराया, पेटेंट पे जो भी उसको रॉयल्टी मिलेगी वो उसका अपना हो जाएगा। इनकम फ्रॉम राइटिंग स्टडी रिपोर्ट्स ऑफ यूएन एंड वर्ल्ड बॉडीज़ के लिए उसने कोई भी अगर राइटिंग लिखी है तो उस पर जो भी इनकम होगी वो उसकी अपनी है। ओकेजनल पार्टिसिपेशंस इन स्पोर्ट्स एज अंपायर और रेफरी और एथलीट हो, किसी गेम में अंपायर रेफरी बन जाता है, एथलीट बन जाता है तो भी मिलेगा। तो बेसिकली अगर उसने अपने टैलेंट के बेसिस पर कुछ भी इनकम अर्न की है तो वो इनकम उसकी अपनी है, तो यहाँ पे उसको परमिशन लेने की ज़रूरत है लेकिन शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आपका हो गया परमिशन रिक्वायर्ड बट अमाउंट नीड नॉट टू बी शेयर। अब इसको कैसे याद रखना है ये देख लेते हैं। एक कहानी बनाते हैं। एक साइंस मैन है जो कि लास्ट है अपने लेवल का, लास्ट साइंस मैन CICW यूनिवर्सिटी में लेक्चर देता है और परमिशन लेके पेटेंट करा के बुक्स पर रॉयल्टी लेता है। यानी यूनिवर्सिटी में लेक्चर भी देता है, वहाँ पे वो परमिशन लेता है, फिर पेटेंट करा के अपनी बुक लिखता है, उस पर रॉयल्टी भी लेता है। और उस बुक में है क्या, जिसमें यूएन स्टडी रिपोर्ट है, यूएन स्टडी रिपोर्ट उस बुक को कराता है और अंपायर रेफरी का काम का TADA लेता है। वो जो अंपायर यानी एग्जाम में जो रेफरी है वो एग्जामिन कर रहा है, उसके लिए वो अंपायर का रोल प्ले कर रहा है या रेफरी का, उसके लिए आने जाने के लिए TADA भी क्लेम करता है। तो फिर से समझ लेते हैं। लास्ट साइंस मैन आपका लिटरेरी, आर्टिस्टिक, साइंस एंड टेक्निकल हो गया। साइंस मैन मैनेजमेंट, CICW यूनिवर्सिटी में लेक्चर देता है, फिर उसके बाद परमिशन लेके पेटेंट भी कराता है एक बुक को और उस पर रॉयल्टी लेता है। उस बुक में यूएन की स्टडी रिपोर्ट्स है और उसमें अंपायर रेफरी के काम का TADA भी लेता है। अब समझ लेते हैं। लास्ट साइंस मैन यानी कि 7 पॉइंट था जो लिटरेरी, आर्टिस्टिक, साइंस, टेक्निकल, साइंस एंड मैनेजमेंट हो गया। CA 3 हो गया, ICW आपका 4 हो गया। यूनिवर्सिटी यानी इनकम फ्रॉम यूनिवर्सिटी सेकेंड पॉइंट है। लेक्चर एज एन एग्जामिनी वो 0.5 है। परमिशन लेके पेटेंट है, पेटेंट विद परमिशन पॉइंट नंबर 8। बुक्स पर रॉयल्टी ऑफ द बुक्स पॉइंट नंबर 1। यूएन स्टडी रिपोर्ट ऑफ यूएन एंड वर्ल्ड बॉडीज पॉइंट नंबर 9। अंपायर रेफरी पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स एज अंपायर और रेफरी और एथलीट पॉइंट नंबर 10। TADA यानी फी इन द फॉर्म ऑफ TADA। तो इस तरह से आपके 10 के 10 पॉइंट कवर हो जाएंगे इस स्टोरी है। लास्ट साइंस मैन CICW यूनिवर्सिटी में लेक्चर देता है और परमिशन लेके पेटेंट करा के बुक्स पर रॉयल्टी लेता है और उस बुक में है यूएन स्टडी रिपोर्ट और फिर वो अंपायर रेफरी का काम करता है और TADA लेता है। ये आपका थर्ड वाली कैटेगरी कवर हो गई। अब फोर्थ कैटेगरी आती है जिसमें परमिशन इज रिक्वायर्ड एंड इनकम हैज़ टू बी शेयर्ड। अब ये पिछले वाले से ही हमारे रिलेट हो जाएंगे। इसमें क्या आता है आपका सेल्स प्रोसीड और रॉयल्टी फॉर अ बुक विच इज ओनली अ कंपाइलेशन। यानी कि अब जो उसने बुक लिखी है इधर उधर की किताबों को लेके उनको कंपाइल कर लिया है, तो ये आपकी रॉयल्टी फॉर बुक है जो कि कंपाइलेशन है, उसकी ओरिजिनल राइटिंग नहीं है। दूसरा है इनकम फ्रॉम पार्ट टाइम जॉब अगर करेगा तो वो एक सैलरी लेगा तो उसकी सैलरी से शेयर करनी पड़ेगी। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ पेटेंट्स विदाउट परमिशन, उसने कोई ऐसा पेटेंट ले लिया जिसकी उसने परमिशन नहीं ली थी। अगर परमिशन लेता है तो पैसा रख सकता है अपने पास, अगर परमिशन नहीं ली है तो उसको शेयर करना पड़ेगा। नेक्स्ट है टू डू एनी क्लैरिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क फॉर एनी प्राइवेट बॉडी और कोऑपरेटिव सोसाइटी। प्राइवेट बॉडी या कहीं पे भी हो, अगर वो एडमिनिस्ट्रेशन का काम देखता है या क्लैरिकल जॉब करता है तो उसको शेयर करना पड़ेगा। और लास्ट है इनकम फ्रॉम पब्लिकेशन ऑन द सब्जेक्ट अदर देन लास्ट साइंस मैन। जो लास्ट साइंस मैन की थी उस पर फ्री है, आप उसको शेयर नहीं करना, लेकिन इसके अलावा कोई पब्लिकेशन कराते हो तो आप सैलरी उसकी इनकम को शेयर करना पड़ेगा गवर्नमेंट के साथ। तो ये हमारे चारों कैटेगरी हो गई। फी जो फी में कैटेगरी में नहीं आती, फी है बट एग्जाम्प्ट कर रखी है। तीसरा है फी है और एग्जाम्प्टेड नहीं है बट आपको पैसा शेयर करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ परमिशन लेनी है। और फोर्थ आपको परमिशन भी लेनी है और पैसा भी शेयर करना है। चारों कैटेगरीज हो गई, होप आपको याद हो गया होगा। अब आगे चलते हैं। 10th क्वेश्चन, हाउ मच अमाउंट ऑफ अ फी टू बी रिमिटेड टू द गवर्नमेंट। सपोज उसको शेयर करना है तो कितना अमाउंट शेयर करेगा, देख लेते हैं। पॉइंट नंबर 1, नो अमाउंट टू बी रिमिटेड इफ द अमाउंट ऑफ फी इज इक्वल टू लेस देन 1500 रुपीज़। यानी अगर उसकी फी अमाउंट 1500 रुपये से कम है तो उसको कोई भी अमाउंट शेयर करने की जरूरत नहीं है।
दूसरा मिनिमम ₹50 टू बी रिटेन्ड बाय गवर्नमेंट सर्वेंट इफ़ फी अमाउंट इज मोर देन 1500, यानी कि अगर 1500 से ज़्यादा अमाउंट उसको मिलता है तो वो 1500 तो मिनिमम रिटेन करेगा ही। और तीसरा है फी रिसीव्ड ऑन रिकरिंग बेसिस शुड बी ट्रीटेड एज सेपरेट फी ईच टाइम। तो ऑप्शन हैं A 1, 2 and 3, B 3 only, C 2 and 3 only एंड D 1 and 3 only। तो देख लेते हैं। तो देखो, अगर फ़ी मिलती है तो उसका रूल ये होता है कि उसको 1/3 अमाउंट गवर्नमेंट को देना है, 2/3 वो खुद रख सकता है। बट 2/3 अमाउंट जो है वो सपोज 15, अगर उसको मिली 1500 से कम रहा है फिर तो कोई क्वेश्चन ही नहीं उठता, फिर तो उसको पूरा का पूरा खुद रख लेगा। सपोज उसको 1800 रुपीज़ मिलता है, 1800 रुपीज़ का 1/3 होता है 600 रुपीज़, 600 वो गवर्नमेंट को शेयर करेगा, 1200 उसके पास रहना चाहिए एज पर रूल। बट क्योंकि उसे मिनिमम 1500 तो मिलेगा ही मिलेगा, तो 1500 वो खुद रखेगा और 300 गवर्नमेंट को देता। अगर मान लो उसको 3000 रुपीज़ मिलता है तो 3000 में वो 1000 रुपीज़ यानी 1/3 गवर्नमेंट का बनता है, 2000 उसका बनता है, और 2000 जो है वो 1500 से ज़्यादा है तो गवर्नमेंट को 1000 रुपीज़ शेयर करना पड़ेगा उसको। थर्ड है फी रिसीव्ड ऑन रिकरिंग बेसिस शुड बी ट्रीटेड एज सेपरेट फी ईच टाइम। अगर रिकरिंग बेसिस पे जैसे बुक की रॉयल्टी या कुछ भी उसकी फीस से बार बार मिल रही है तो हर बार उसको सेपरेट माना जाएगा, यानी 1500 वाला क्लॉज उसको हर बार एप्लीकेबल रहेगा, हर बार वो 1500 अपने पास रखेगा, और अगर उससे ज़्यादा है तो 1/3 गवर्नमेंट को देगा और मिनिमम 1500 अपने पास रखेगा। तो इस तरह से तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं, 1, 2 एंड 3। तो यहाँ पे हमारा आज का वीडियो ख़त्म होता है। आप सबको कैसे लगा प्लीज़ एक बार कमेंट करके बताइए, और आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए। आप कमेंट्स करते हैं तो हमें इम्प्रूव करने का हौसला मिलता है, हम इनकरेज होते हैं। तो कीप लाइकिंग एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग।